अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अगर आपको 10th केमिस्ट्री की सप्ली आ चुकी है 2026 में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 10th केमिस्ट्री ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और पेयरिंग स्कीम पे सेपरेट वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इन तमाम वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको 9th केमिस्ट्री की भी सप्ली थी ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और पेयरिंग स्कीम पर मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो आपने इन तमाम वीडियोस को वॉच करना है ताकि आपके सप्ली एग्ज़ाम्स में 100 में से पूरे 100% मार्क्स ले सकें आप लोग। मतलब आप 60 में से पूरे 60 मार्क्स ले सकते हैं इन चंद क्वेश्चंस को करने से, जो आपके साथ मैं वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी गैस बताऊंगा और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी गैस बताऊंगा। सो हर क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उसको आसानी से समझ सकें और उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी आसानी से इस गैस से वो भी फ़ायदा उठा सकें। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका टाइटल है। इसका वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी आपने तारीफ़ लिखनी है। उर्दू में इसको तारीफ़ बोलते हैं, इंग्लिश में डिफाइन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। जी, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है आपको अच्छे से आना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है जो कि लेफ़्ट टू राइट जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है जो राइट टू लेफ़्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, H2O बनाएगा। तो ये रिएक्शन क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। आप देख सकते हो राइट साइड पे एक ऑक्सीजन है, लेफ़्ट पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर आप 2 लिखते हैं ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लिख दो। सो डियर स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन भी आप लिख सकते हो जो कि राइट टू लेफ़्ट होगा, इसका उलट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। जी, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन इसलिए स्टॉप नहीं होता क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो जाए आयोडीन के साथ तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ये है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अगर रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा। अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिस पर जितने रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट जितने भी हैं वो रिएक्टेंट में आ रहे हैं, अगर इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में कोई भी रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है, वो स्टॉप नहीं होता। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन है, जबकि राइट हैंड साइड पे 1 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन है, तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से कायम होता है, किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, इसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मिलते जुलते हैं। उसके बाद जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस की आपने खसूसियात बयान करनी है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स में चले जाते हैं, रिएक्टेंट में चले जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव द केसी बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो डिराइव द केसी एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया बनने के लिए आपने केसी एक्सप्रेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल, अमोनिया किस तरह से बनता है कि नाइट्रोजन N2 कंबाइन होता है हाइड्रोजन H2 के साथ, तो इससे बनेगा हमारे पास NH3। तो ये हमारे पास NH3 बन गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 नाइट्रोजन है, लेफ़्ट पे 2 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए हम राइट पे भी 2 लिख देंगे। तो इस तरह से राइट साइड पे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे ताकि हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड पे भी 6 हो सके। सो ये रिएक्शन क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, ठीक है।
तो नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन, आप देख सकते हो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और इससे अमोनिया बना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने Kc का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखना होता है, Kc इज इक्वल टू, अब आपने प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, प्रोडक्ट है हमारे पास NH3, तो ये आपने ऊपर लिख दिया, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हो। सो डिवाइडेड बाय एक रिएक्टेंट है हमारे पास नाइट्रोजन N2, ये इसका एक्टिव मास हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गई जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा हाइड्रोजन है हमारे पास H2, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे रखते हो, और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो नाइट्रोजन से पहले फॉर एग्जांपल 1 है, हाइड्रोजन से पहले 3 है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन से पहले जो है हमारे पास वो 3 लिखा है, तो 3 कहाँ पे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन से पहले 1 है जो कि लिखा नहीं जाता, समझा जाता है कि 1 ही है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की पावर 1 है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से NH3 से पहले नंबर ऑफ मोल्स 2 मेंशन है, तो ये इनकी पावर बन जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास Kc एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका कि कोई भी रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रखा जाता है और रिएक्टेंट्स को नीचे रखा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। कोई भी रिएक्शन है उसकी सिमत का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हो, कोई भी रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, पेशीन गोई किस तरह से की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन है उसकी पेशीन गोई करने के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ QC, और आपने Kc का एक्सप्रेशन याद रखना है। अगर तो QC जो है वो छोटा है और जो Kc है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लार्ज है, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसी तरह से अगर Kc छोटा है, Kc की वैल्यू स्मॉल है, और हमारे पास जो QC है QC ये फॉर एग्जांपल लार्ज है, तो डियर स्टूडेंट इस सिनेरियो में जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ़्ट होगी। और अगर QC और Kc दोनों इक्वल हैं तो उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है और उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन के आंसर की भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो बता दिया, इसी को आप डेफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से कर लेना है, समझने के लिए यही एग्जांपल ही काफ़ी है कि जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो उसको ऊपर रखा जाता है न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट को नीचे रखा जाता है, और इनके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाते हैं। सो मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया, इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट वर्डिंग आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे जो डेफिनेशन मेंशन है आपने वही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई इक्विलिब्रियम इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को किसी भी सिमत से किसी भी डायरेक्शन से हासिल किया जा सकता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट, इसका भी आंसर आपने अच्छे से करना है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से। इसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट और टॉप क्लास के और हाईली एक्सपेक्टेड हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं, उसमें वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेरी फर्स्ट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन। इसके अलावा आपने सेकंड कर लेना है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तीसरा आपने कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपने डेफिनेशन करनी है, स्टेटमेंट करनी है लॉ ऑफ मास सेक्शन की, और उसके अलावा आपने करना है Kc एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, और आपने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, और Kc की डेफिनेशन आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने अर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है, अर्हीनियस ने जो तस्वुर दिया था, आपने इसकी लिमिटेशंस बतानी है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की 2 ही लिमिटेशन है, आपकी बुक पे मेंशन है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी आ सकता है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बट वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग क्वेश्चंस बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की आपको तारीफ आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपके बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह इस वाटर कंसीडर्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। वाटर को एम्फोटेरिक कंपाउंड माना जाता है, क्यों, इसकी वजह आपने बतानी है कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकता है, तो इस वजह से इसको एम्फोटेरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। तो आपने एसिड्स की आपकी बुक पे 4 प्रॉपर्टीज़ 4 खसूसियात मेंशन है, आपने अपनी मर्ज़ी के कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ लाजमी करनी है, 2 खसूसियात लाजमी करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन पीएच। पीएच की तारीफ़ करें। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर। जो खालिस पानी है, प्योर वाटर है, इसकी पीएच होती है डियर स्टूडेंट 7। तो ये आपने याद रखनी है और पीएच की डेफिनेशन करनी है आपने। पीएच में मैं आपको चलें इसका आंसर बता देता हूँ। पी बोलते हैं नेगेटिव लॉग को, और एच जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन है, दरअसल हाइड्रोजन आयन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये है इसकी मोलर कंसंट्रेशन। सो द नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द पीएच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है और आपने साथ में पीएच भी बतानी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की पीएच कितनी होती है। ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड जो है वो रिएक्शन करता है किसी बेस के साथ, वो कोई भी हो सकता है, एसिड भी कोई भी हो सकता है। तो इसका रिएक्शन अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो इससे 2 चीज़ें बनती हैं डियर स्टूडेंट, एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा हमारे पास, वाटर बनेगा। ठीक है, तो आपने इसकी एग्जांपल भी मेंशन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल एसिड HCl लिख सकते हो, एसिड क्या है आपके पास फॉर एग्जांपल HCl, और बेस क्या है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इससे सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस हमारे पास वाटर बनेगा जिसका फार्मूला है H2O। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH। KOH दरअसल नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.001 मोलर। तो आपने इसकी पीएच को फाइंड करना है। पीएच का फार्मूला ऑब्वियसली आपको पहले बता दिया है, आपने इसके अकॉर्डिंग इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ये आपके पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सोलूबल सॉल्ट एंड इनसोलूबल सॉल्ट्स। सो ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में हल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको सोलूबल सॉल्ट्स बोलते हैं, और जो नहीं होते उनको इनसोलूबल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको इन दोनों सॉल्ट्स की जो टाइप्स हैं इनके दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए, डिफरेंस करना आना चाहिए। तो आपने डिफरेंशिएट के भी कोई से 2-2 पॉइंट लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो आपने यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन करनी है, तारीफ़ लिखनी है, और बेसिक सॉल्ट की भी तारीफ़ लिखनी है। अगर एग्जांपल लिखोगे साथ में एक कम से कम एग्जांपल भी साथ में याद कर लें तो और ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक भी डेफिनेशन बाय द वे आपसे पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है राइट द 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जी, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको केमिकल्स का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4। ठीक है, तो आपने इसके कोई से 2 इस्तेमालात लिखने हैं, कोई से 2 आपने इसके यूजेस को याद करना है। तो इंशाल्लाह सो डियर स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं चैप्टर 10 से, इसमें से पंजाब के तमाम बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपने इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 10 में से, जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके चंद एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं पिछले 10 साल में, और आपके सप्ली एग्ज़ाम्स में और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स में जो 2026 और ऑनवर्ड जब भी होंगे आपके, तो ये क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यही रहेंगे, चाहे 2027 में आप पेपर दोगे, बाद में 28 में, या फिर 2029 में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी की आपने डेफिनेशन बतानी है, एंड हाउ डिड इट सफ़र डेथ, और ये थ्योरी किस तरह से नाकाम हुई थी, किस तरह से इसको रिजेक्ट किया गया था, गलत साबित किया गया था, इसकी आपने रीज़न भी बतानी है। डियर स्टूडेंट, वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं, हम इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बाद में गलत साबित किया गया एक साइंटिस्ट की तरफ से, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक
वोहलर। सो आपने इस साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो फ्रेडरिक वोहलर एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने लेबॉर्ट्री में ये प्रूव करके दिया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम लैब के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ टाइप ऑफ थिंग्स, बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन की आपने तारीफ करनी है, जिसमें इसका सिंपल सा आंसर बता देता हूँ। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लंबी चेन के साथ अटैच हो डियर स्टूडेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है एंड स्टेट इट्स बेसिक कंडीशंस, और आपकी टेक्स्ट बुक पे 2 इसकी कंडीशन है, तो आपने वो भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो डियर स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके साथ आपने एक या फिर 2 एग्जांपल्स भी आपको ऐड करनी चाहिए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सेम, ठीक है। एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ना कोई साइकिल हो, कोई ना कोई रिंग हो। वो फॉर एग्जांपल ये 3 मेंबर रिंग भी हो सकती है, या फिर इस तरह से 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है। अगर इन साइकिल के अंदर सारे के सारे एटम सेम हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। जैसा कि ये दोनों एग्जांपल होमोसाइक्लिक की हैं। ये साइक्लोप्रोपेन की है और ये साइक्लोब्यूटेन की है। इसको साइक्लोप्रोपेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं। इसको साइक्लोब्यूटेन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हेट्रो है वर्ड, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका मतलब है साइक्लिक तो होंगे लेकिन कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब एटम एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट एटम होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे ये है साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लगा दें हम, तो ये अब होमोसाइक्लिक नहीं होगा डियर स्टूडेंट, अब ये हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ चुका है जो कि कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स की आपने डेफिनेशन करनी है और इस साथ में आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि एन ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, उनको ड्रॉ भी करना होगा फिर आपने। सो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करनी है, डेफिनेशन लिखनी है डियर स्टूडेंट, और साथ में आपने इसकी एग्जांपल भी बतानी है। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसमें कोई एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है, जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। इसके अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिजली के गैर मुवस्सिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं इसकी आपने वजह बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंडेंस फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। डियर स्टूडेंट, ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं, C4H10। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस एन ब्यूटेन, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन किसको बोलते हैं? जिसमें चारों कार्बन बिल्कुल सीधी लाइन में अटैच हो, उसके लिए हम एन का वर्ड यूज़ करते हैं। सो आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताना है और कंडेंस फार्मूला भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोयले के आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ़ करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट, अल्काइल रेडिकल्स फॉर एग्जांपल आपके पास अल्केन है, अगर आप अल्केन में से आई मीन टू से ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी अल्केन है, जैसा कि ऊपर वाला C4H10 ही मान लो, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो फिर क्या बनेगा? इससे अल्काइल बनेगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्केन C4H10 था, जैसे मैंने आपको ऊपर एन ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ऑब्वियसली इसके पास कार्बन तो 4 ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन पहले 10 थे, अब एक निकल चुका है तो बाकी 9 बचेंगे। तो ये अल्काइल की एग्जांपल है। तो ये अल्काइल रेडिकल्स हैं जो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल गैस। तो डियर स्टूडेंट, आपने नेचुरल गैस की अहमियत बतानी है, सिग्निफिकेंस बतानी है कि नेचुरल गैस की दरअसल हमारी जो फॉर एग्जांपल डेली लाइफ है, हम नेचुरल गैस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप घर में जो कुकिंग पर्पज़ के लिए जो ईंधन वगैरह जलाते हैं, गैस वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो दरअसल नेचुरल गैस ही होती है। इसके अलावा गाड़ियों में, व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह।
सो डियर स्टूडेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11 के। आई विल सजेस्ट आपने इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसमें वेरी फर्स्ट मैं स्टार लगाता हूं। हमेशा अपनी वीडियो में जिन जिन क्वेश्चंस पे स्टार लगाता हूं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपने समझने सारे ही हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी बताता जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, डिटेल से समझाता जाऊँ तो लंबी हो सकती है वीडियो। इस वजह से मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अगर आपको एक अलग सी वीडियो, सेपरेट वीडियो चाहिए इनके सोल्यूशन पे, तो तब भी मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो सप्ली एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप ज्वाइन कर सकते हो, ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, तो ऑनलाइन क्लासेस से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही बता दिए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो था डिफाइन कैटिनेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बता दिया, अल्काइल रेडिकल बता दिया, और ये भी कर लें साथ। सो डियर स्टूडेंट, तो ये तकरीबन 8 क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से करना है आपने। चैप्टर 12 जिसका टाइटल है हाइड्रोकार्बन, इसका वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है डियर स्टूडेंट जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड जो है हमारे पास, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो, कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्ड अगर मौजूद है, या फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इस तरह के हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। डियर स्टूडेंट, पैरा का मतलब होता है लिटल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो इनके पास रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। दे हैव लिटल एफिनिटी टू रिएक्ट, दे हैव लिटल एबिलिटी टू रिएक्ट। इसी वजह से अल्केन्स के बारे में कहा जाता है कि अल्केन्स क्या हैं, पैराफिन्स हैं, क्योंकि आपको पता है अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। सो जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो किसी दूसरे के साथ ये रिएक्शन भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये लेस रिएक्टिव होगा, और लेस रिएक्टिव जो चीज़ होती है उसको पैराफिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपने डेफिनेशन बतानी है, और इसकी एग्जांपल आपने कोई भी बता देनी है। ख़ासतौर पर हेलोजिनेशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक बेस्ट एग्जांपल है, आप ये कोड कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इसको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? ओलिफिन्स इसलिए बोलते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, ओली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसी वजह से अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट ऑलरेडी बता दिया अल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अगर आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो इसको हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स कहेंगे। आपने इसकी एग्जांपल में एक रिएक्शन भी ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। जी, जब बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी तेज़ होती है, ब्राइट सनलाइट होती है, तो उस वक्त मीथेन का रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करवाना है। मीथेन जिसका फार्मूला है CH4, इसका रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करवाना है डियर स्टूडेंट, Cl2 के साथ। तो ब्राइट सनलाइट में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपने ये याद रखना है। इक्वेशन को आपने बैलेंस भी करना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइओक्सल। जी, तो ग्लाइकोल और ग्लाइओक्सल में क्या फ़र्क है? एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इसके दरमियान डिफरेंस आना चाहिए, फ़र्क करना आना चाहिए। कोई से 2-2 पॉइंट लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन यूज़ ईच ऑफ ईथीन। तो आपने ईथीन और एसिटाइलिन का कोई एक एक इस्तेमाल बता देना, कोई एक एक। आपने इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं, आपने कोई एक इस्तेमाल बताना है ईथीन का, और कोई एक बताना है एसिटाइलिन का। सो अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट में सिर्फ ईथीन का ही पूछा जाए तो आपने फिर इसके 2 इस्तेमाल याद रखने, तो कम से कम 2-2 इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे आपकी बुक पे एज अ लॉन्ग भी वैसे आ सकता है, और वो मैं अलग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन। जी, तो अल्काइंस जो है डियर स्टूडेंट, इसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए, आपने लाजमी इसको भी अच्छे से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन। जी, तो एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताई, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो ऑब्वियसली इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है,
CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस H2, अगर हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो इससे क्या बनेगा हमारे पास CH2 पहले था, अब ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी CH2 से क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम ओवरऑल अगर हम नाम दें तो हम बोल सकते हैं इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट चैप्टर 13 है जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम है C6H12O6, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। तो आपने इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, इन दोनों की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स हाउ, किस तरह से प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो आपने इसका आंसर भी अच्छे से करना है। अगर मैं आपको मैं बता देता हूँ इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का, अच्छा प्लांट्स, अब पौधे क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से क्या लेते हैं, ये पानी लेते हैं H2O। तो इन दोनों का रिएक्शन पत्तों के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है, जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, वहाँ पे ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता भी है कि दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फार्मूला है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है दरअसल ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इस तरह से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। इन दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए विद एटलीस्ट एक एग्जांपल कर लें, दो कर लें एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको आपकी बॉडी खुद बना सकती है, तो वो बाहर से आपको नहीं चाहिए होते हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लिए इसेंशियल नहीं है, वो उनको नॉन इसेंशियल बोलेंगे। और ऐसे अमाइनो एसिड जिनको आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, खुद नहीं बनाती, तो ऑब्वियसली उन अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के अमाइनो एसिड को इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ जेलेटिन इज़ प्रोड्यूस्ड। बेटा, जब हड्डियां जो है हमारे पास बोन्स हैं, जब इनको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो इससे जेलेटिन तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। घी और ऑयल में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास घी होता है दरअसल ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सेचुरेटेड होता है, जबकि जो हमारे पास ऑयल होता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये अनसेचुरेटेड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का बुनियादी फेल क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, वो आपने बताना है। ओबियसली डीएनए का काम ये होता है कि ये क्या करता है, वालिदैन से उनके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें करैक्टरिस्टिक्स को, उनमें खसूसियात को मुंतकिल करता है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल जो है वो अपने माँ बाप में से किसी से मिलती जुलती है, उनकी हाइट वगैरह, कद वगैरह उनसे मिलती जुलती हो सकती है, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, स्किन कलर ये मिलता जुलता हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दरअसल डीएनए के कंट्रोल में होती हैं, जिनको डीएनए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आरएनए वर्क लाइक अ मैसेंजर। आरएनए जो है बेटा ये क्या करता है, एक मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, अब ये जो आरएनए है ये मैसेंजर के तौर पर कैसे एक्ट करता है, वो इस तरह से है कि आरएनए क्या करता है, डीएनए के पास जो भी मैसेज होता है ये आरएनए क्या करता है, उसको रिसीव करेगा और उसको आगे भेज देगा और उसके मुताबिक क्या करेगा, मैसेज आगे कन्वे करेगा राइबोसोम्स को, फॉर एग्जांपल कि आपने किस किस्म की प्रोटीन बनानी है। तो इसका मतलब है आरएनए क्या है, एक मैसेंजर है जो कि डीएनए और प्रोटीन के दरमियान काम करता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फैट सोलूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोलूबल वाइटामिन्स। ऐसे वाइटामिन्स जो कि फैट्स के अंदर सोलूबल होते हैं उनको फैट सोलूबल बोलते हैं, और वो वाटर में सोलूबल नहीं होते हैं। और जो वाइटामिन्स वाटर में सोलूबल हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर सोलूबल वाइटामिन्स, विटामिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। तो बेटा आपने क्या करना है, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला भी बताना है। चले मैं आपको इस का आंसर बता देता हूँ। बेटा आपने अमाइनो एसिड में याद रखना है, कार्बन जो है वो सेंटर में मौजूद होता है और इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक साइड पे NH2 ग्रुप मौजूद होता है NH2,
एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद होता है और जो चौथी साइड है, जो चौथा बॉन्ड है वो होता है R मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में कार्बन है और इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। तो ये इसका जनरल फार्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको आपने लाइक कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और ये वीडियो कैसी लग रही है आपको आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। चैप्टर है चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डियर स्टूडेंट आपने कंपोजिशन बतानी है। और फॉर एग्जांपल इसमें एटमॉस्फेयर जो हमारे पास, इसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है, कार्बन जो है इसकी परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो ये सारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। आपने इनकी डेफिनेशन को, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने इसकी एक एग्जांपल दे देनी है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन करनी है और साथ में इसकी भी आपने एक एग्जांपल देनी है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की आपने तारीफ़ करनी है, डेफिनेशन बतानी है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग की क्या डेफिनेशन है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। एसिड रेन किस तरह से बनती है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द एनवायरनमेंट। हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, इस पर सल्फर डाइऑक्साइड का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या इसका असर होगा। तो उर्दू में पूछा जा सकता है माहौल पर SO2 के क्या असरात होते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं, वो लिखें, और इंग्लिश में आपको बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डेफिनेशन बतानी है और इसके अलावा ओजोन होल की भी डेफिनेशन आपने याद करनी है डियर स्टूडेंट। ये अलग अलग शॉर्ट भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। सो ओजोन जिसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, O3 है हमारे पास। अब ओजोन की लेयर आपको पता है कि हमारे तकरीबन जो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, वहाँ पे ये ओजोन की लेयर मौजूद है और वहाँ पे एक होल बन चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से एक होल बन चुका है जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। और ये तकरीबन हमारी ज़मीन से जो ओजोन लेयर है ये 25 किलोमीटर से लेकर 28 किलोमीटर अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ चले जाएँ तो ये ओजोन लेयर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो बेटा डिप्लीशन का मतलब है ख़त्म होना। अब ओजोन की लेयर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो इसका जो ख़ात्मा हो रहा है, इसकी जो डिप्लीशन हो रही है, उसके क्या संजीदा असरात हो सकते हैं, क्या सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। कोई से आपने अपनी मर्ज़ी के 2 पॉइंट एज अ शॉर्ट याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर की वेरी फर्स्ट लेयर है, जो कि 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक कवर करती है। अब इस ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिक्रीज़ होता है। तो इसकी क्या वजह है ये आपने बतानी है। ओबियसली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से ओबियसली गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कम करेंगे, कोलिजन कम होगी तो उनका टेम्परेचर भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन जिसका सिंबल C है, इसके साथ ऑक्सीजन को लगा दो तो कार्बन के ऑक्साइड बन जाएंगे। एक ऑक्सीजन होगा तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर 2 ऑक्सीजन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी 2 टाइप हैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक है उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर 15 जिसका टाइटल है वाटर, इसके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई वाटर इज़ कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्वेंट वो होता है जो कि सोल्यूट को, जो कि बाकी तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, अपने अंदर हल करने की एबिलिटी रखता हो, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर के पास ये एबिलिटी है कि ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये उनको अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो आपको इन दोनों वाटर की जो टाइप्स हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, डिफरेंस का पता होना चाहिए। ओबियसली बेटा सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो कि साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता, और सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो कि साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है। इट प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। लेदर जो है इसको आप झाग बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको फोम बोल सकते हो, कोई भी बोल दें, दोनों ठीक है। तो साबुन में अगर हम सॉफ्ट वाटर ऐड करते हैं तो साबुन के साथ ये अच्छी झाग बनाता है।
लेकिन जो हार्ड वाटर है डियर स्टूडेंट, ये अच्छी झाग नहीं बनाता, ठीक है। और ये पीने के काबिल भी नहीं होता हार्ड वाटर। इसकी वजह से अगर हम मशीनरी में हार्ड वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो ओबियसली मशीनरीज को भी नुकसान पहुंचता है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है टेक्स्ट बुक से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की दो टाइप्स हैं, एक तो आर्जी तौर पर है जिसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं, और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। डियर स्टूडेंट, ये किस वजह से होती है, आपने इनकी डेफिनेशन को अच्छे से करना है। सो वाटर की जो हार्डनेस है दरअसल डियर स्टूडेंट, वो होती है दरअसल क्लोराइड्स की वजह से, सल्फेट्स SO4 2 नेगेटिव की वजह से, या फिर बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं HCO3 1 नेगेटिव, ठीक है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, इनकी वजह से होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हार्डनेस की दो टाइप हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो वो अगर तो वाटर में हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है तो हम उसको बोलेंगे टेम्परेरी, और अगर क्लोराइड्स की वजह से हो रही है या फिर सल्फेट की वजह से हो रही है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। जी, तो सोडियम जियोलाइट जो है ये वाटर को सॉफ्ट किस तरह से करता है, वाटर में जो हार्डनेस है उसको किस तरह से ख़त्म करता है, इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। किस तरह से करेगा, अपने टेक्स्ट बुक से रिएक्शन भी साथ में इसका याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है वो है बॉयलर स्केल की डेफिनेशन। बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इसको मशीनरी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर बोर्न डिजीज़ की डेफिनेशन बतानी है बेटा। वो तमाम डिजीज़ जो कि पानी को, जो कि आलूदा पानी, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी है, उसको पीने से या फिर उस गंदे पानी से अगर आप कोई भी खाना बना रहे हो, खुराक बना रहे हो, उसको खाने से अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज़। तो डियर स्टूडेंट, इन डिजीज़ की दो एग्जांपल हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग अलग शॉर्ट में पूछी जा सकते हैं। एक है कोलेरा और सेकंड है हेपेटाइटिस। तो आपको इन दोनों का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं ये, इनको अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें तो ये पानी में हल नहीं होते, ये इनसोल्युबल होते हैं। इसकी क्या रीज़न है ये आपको पता होनी चाहिए। ओबियसली बेटा जो वाटर है ये क्या होता है, पोलर होता है। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो बेटा लाइक का मतलब होता है एक जैसे सोल्यूट। तो बेटा अगर सोल्यूट एक जैसे हैं, हमारे पास सेम है, तो वो अपने जैसे ही सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे। अब हमारे पास वाटर क्योंकि पोलर है और जो कंपाउंड है जिसको डालने जा रहे हैं, जिसको डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, वो नॉन पोलर है, तो ऑब्वियसली ये इस लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो इसी वजह से नॉन पोलर कंपाउंड कभी भी वाटर जो कि एक पोलर है उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन इन प्लांट्स। पौधों में पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, जड़ों से, रूट से लेकर ऊपर पत्तों तक, लीव्स तक पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं बेटा। आपने इसकी डेफिनेशन को कर लेना अच्छे से, तारीफ करनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। जी बेटा, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है, आपने उन दोनों मेथड्स की डेफिनेशन कर लेनी है और ख़ास तौर पर उनके नाम आपने याद कर लेने हैं, जिसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सोडियम जियोलाइट। ये भी दरअसल परमानेंट हार्डनेस को ही रिमूव करने का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 15 का और हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड है, वो है व्हाट आर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो बेटा इंडस्ट्री से जितना भी कचरा बाहर निकल रहा होता है उसको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक तो सेकंड हो गया, थर्ड है हमारे पास, और इसके अलावा बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं ये भी ऑलरेडी बता दिया, वाटर बोर्न डिजीजेस, नॉन पोलर कंपाउंड, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, और लास्ट वाला इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो बेटा ये तकरीबन लगभग 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लो। देखें मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं बता रहा, चंद एक बता रहा हूँ, इसी में से इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम में पेयरिंग स्कीम आपको पहले बता दिए, जिस चैप्टर से 2-2 शॉर्ट बनेंगे, 3-3, 4-4 बनेंगे, तो वो इनमें से ही बनेंगे जो 8-10 मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ चैप्टर वाइज। लास्ट चैप्टर है चैप्टर 16 इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन और की डेफिनेशन आपने याद करनी है डियर स्टूडेंट, और कम से कम 2 एग्जांपल आपने मेंशन करनी है। सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी, तो आपने इनको अच्छे से करना है। सॉल्वे प्रोसेस का क्या प्रिंसिपल है? सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, Na2CO3 की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आपने बेटा इसका प्रिंसिपल जो है वो आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेबर प्रोसेस। ठीक है, हेबर प्रोसेस हम किसको बोलते हैं?
हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है। अब अमोनिया का क्या फार्मूला है, NH3। तो हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को कंबाइन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, किस रेशो से, 1:3, मतलब 1 नाइट्रोजन होंगे और 3 मोल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो इससे हमारे पास NH3 के 2 मोल्स बन जाते हैं। तो बेटा ये हैबर प्रोसेस है जिससे अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है। और मैंने आप बच्चों के लिए इक्वेशन भी बता दिया आपको और बैलेंस भी कर दिया, इसका आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स। तो आपने रॉ मटेरियल्स बताने हैं, रिएक्टेंट्स बताने हैं, वो मटेरियल्स बताने हैं, आपने बताने हैं यहाँ पे जो कि यूरिया को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो बेटा यूरिया को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो आपने इसका आंसर बहुत आसान है, ये भी अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैट। तो आपने इन दोनों के दरमियान इनकी डेफिनेशन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लैग और मैट की डेफिनेशन। एक सिंगल लाइनर टोटल डेफिनेशन है इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल बयान करें, इसका प्रिंसिपल बयान करें, इसकी स्टेटमेंट आपने याद करनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, जिसमें जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, दरअसल कोई भी कंपाउंड है उसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है तो जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हम एक कंपाउंड की फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पाइन ऑयल इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम पाइन ऑयल का क्या किरदार है डियर स्टूडेंट, तो आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। डायग्राम भी वहाँ पे मेंशन है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, जिसमें आप दो चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज़ कन्वर्टेड इनटू Na2CO3। जी, तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है Na2CO3, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी कन्वर्जन आपने सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, आराम से हो जाएगी इंशाल्लाह। इसका आंसर आपने टेक्स्ट बुक पे एक रिएक्शन गिवन है, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे गाइड किया गया है, वहाँ से आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपके सप्ली एग्ज़ाम्स जो 2026 एंड ऑनवर्ड होंगे, 2027, 8 एंड 9 में होंगे, तो क्वेश्चन यही रहेंगे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब भी आपका पेपर होगा क्वेश्चन सेम रहने हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कोई से आपने दो इस्तेमालात बताने हैं केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल भी बोला जाता है बेटा, तो इसके आपने कोई से दो इस्तेमालात बताने हैं, कोई से दो यूजेस बता देने हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अपने इस वीडियो को बेटा लाइक करना है, कमेंट लाजमी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।